नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है सवाल जवाब का एपिसोड जहां पर होते हैं आपके सवाल और सौदा घर के जवाब। आज भी हमने आपके कई क्वेश्चंस लिए हैं। चलिए फटाफट पहले क्वेश्चन को लेते हैं। आई एम प्लानिंग टू रजिस्टर माई प्रॉपर्टी इन अप्रैल 2026 इफ द गवर्नमेंट इंक्रीज द रेडी रेकनर रेट बाई 5 to 10% ऑन अप्रैल 1st, विल आई हैव टू पे हायर स्टैम्प ड्यूटी इवन इफ माई एग्रीमेंट वैल्यू स्टे द सेम। देखिए, ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। जैसे ही मार्च लगता है, ये सबके मन में दुविधा चालू हो जाती है। कई तरह से न्यूज़ और कई लोग ये बताने लग जाते हैं कि जैसे ही फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा, आपका रेडी रेकनर रेट रिवाइज हो जाएगा। अब सबसे पहले समझ लेते हैं, सौदागर ने लगातार बताया है और इस पर वीडियो भी बनाया है। आज दोबारा इस पे बता देते हैं। रेडी रेकनर रेट क्या है, वो अगर समझें, वो प्राइस किसी भी प्रॉपर्टी का जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, किसी भी सर्वे नंबर का, अगर वो लैंड है, किसी भी सर्वे नंबर पे अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, अगर कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या है, ये बताया जाता है जो आप बेचते हैं और खरीदते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में उसका क्या अमाउंट है, उसे रेडी रेकनर रेट कहा जाता है या फिर गवर्नमेंट का सर्कल रेट भी कहते हैं। अब मान लीजिए कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं और अगर उस प्रॉपर्टी की वैल्यू रेडी रेकनर रेट से नीचे है या फिर रेडी रेकनर रेट पर ही आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो रेडी रेकनर रेट बदलने पर आपके प्रॉपर्टी की कॉस्ट भी बढ़ेगी, जिससे आपका स्टैम्प ड्यूटी बढ़ेगा। लेकिन सच्चाई क्या होती है, कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी आमतौर पे 99% केसेस में रेडी रेकनर रेट पर उसकी डीलिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अगर ये आपका रेडी रेकनर रेट है, यानी कि गवर्नमेंट का सर्कल रेट, तो मार्केट प्राइस ये होती है। इसके बीच का जो गैप है, अगर ये रेडी रेकनर रेट नए फाइनेंशियल ईयर से थोड़ा बढ़ भी जाए, तो आपका जो एग्रीमेंट कॉस्ट है, वो इंटैक्ट रहता है और वो इंटैक्ट होने की वजह से आपका स्टैम्प ड्यूटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप स्टैम्प ड्यूटी जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं, उस पे कर रहे हैं, ना कि रेडी रेकनर रेट पे। तो इसका कोई डायरेक्ट प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि रेडी रेकनर रेट बढ़ने से जो एफएसआई की परचेजिंग है, जो कि गवर्नमेंट को ड्यूटीज़ पे करते हैं डेवलपर, उसमें बढ़ोतरी हो जाती है और उसको रिकवरी करने के लिए कई बार प्राइसेज़ जो है डेवलपर एस्केलेट करते हैं। लेकिन अभी का जो मार्केट सिनेरियो है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि किसी भी तरीके से मार्केट में कुछ प्राइसेज़ बढ़ने वाले हैं इमीडिएट, या फिर गवर्नमेंट भी कहीं पे रेडी रेकनर रेट बढ़ाने के मूड में होगी। जबकि गवर्नमेंट ने कई बार कहा है कि कुछ बेसिक जो है सिविक एमिनिटीज़ के लिए वो प्राइसेस बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर वो रेट बढ़ते भी हैं, तो आपका जो मार्केट कॉस्ट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला, क्योंकि ये आपका रेडी रेकनर है, ये आप इस प्राइस पे खरीद रहे हैं, ये थोड़ा बढ़ भी गया तो ये इंटैक्ट रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया। हाँ, ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे प्रॉपर्टी रेट बहुत इन्फ्लेट कर चुके हैं, अब वहाँ पे स्टेगनेंसी आ गई है, हो सकता है वहाँ रेडी रेकनर रेट कम कर दिया जाए, जिससे प्रॉपर्टी ट्रांज़ैक्शंस बढ़ जाएँ। हमेशा रेडी रेकनर रेट बढ़ाया क्यों जाता है? जिससे कि उसके बीच का गैप कम से कम रहे, कोई भी कैश का ट्रांज़ैक्शन ना हो पाए, इसके लिए किया जाता है। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने एग्रीमेंट शेड्यूल किया है, आपका लोन सैंक्शन्ड है और आपको लगता है करना चाहिए, तो आप अभी भी कर सकते हैं एग्रीमेंट। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा है कि नहीं, मुझे इस डेट को करना है, या फिर कुछ फंड की आपको और भी एक्सपेक्टेशन है जहाँ से आने वाला है, वो फंड दे के फिर आप अप्रैल में करने वाले हैं, तो वैसा करिए, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। किसी भी र्यूमर पे और किसी भी तरीके के पैनिक में आके आप कोई डिसीजन मत लीजिए। आगे चलते हैं, राजेंद्र जी हैं, इन्होंने लिखा है, आई हैव बुक्ड ए फ्लैट एंड माई होम लोन इज़ करेंटली एक्टिव। हाउएवर, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज आई एम अनेबल टू पे the upcoming slab wise demand from the builder. Can the builder terminate my allotment? If the flat is cancelled, what happened to my bank loan and the EMIs I have already paid? देखिए राजेंद्र जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और कई लोगों के मन में दुविधा रहती है कि प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अगर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद अगर हम बैकआउट करना चाहें तो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहाँ पर फाइनेंशियली आप उतने मजबूत नहीं हैं, जहाँ पर आप और इंस्टॉलमेंट के पे कर पाएँ या फिर लोन डिसबर्स कराने की सिचुएशन में आप हों। अब ऐसी स्थिति में होता क्या है, जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं, तो एग्रीमेंट होता है ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट। ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट यानी कि आप, डेवलपर और बैंक, ये 3 पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होता है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं डेवलपर से और लोन आपको देता है बैंक, और आप जो है उसे खरीदने वाले हैं, बायर हैं, तो ये तीनों जो है पार्टी के बीच में एग्रीमेंट किया जाता है। अब अमूमन अगर आप एग्रीमेंट करने के बाद कैंसिल करना चाहते हैं, तो 10% आपका कैंसिलेशन चार्ज ऑफ द एग्रीमेंट कॉस्ट। अगर एग्रीमेंट कॉस्ट 80 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए वो डेवलपर काट सकता है, और प्रोपोर्शनेट अमाउंट जितना भी इंस्टॉलमेंट आपने दिया है, उसमें जितना जीएसटी गया है, वो डिडक्ट करके पैसा आपको दे सकता है। अगर उस पे कोई ब्रोकरेज गया है, तो वो ब्रोकरेज भी वो डिडक्ट करके आपको पैसा रिफंड करेगा। ये है रूल।
बाकी स्टैम्प ड्यूटी का जो आपको रिफंड है वो आपको खुद करना पड़ता है, रिफंड लेना पड़ता है, जाके अप्लाई करके 6 महीने से 1 साल के अंदर आप उसका रिफंड ले सकते हैं। अब आपकी सिचुएशन की बात करते हैं, अगर आपने कई इंस्टॉलमेंट दे दिया है, कुछ डिसबर्समेंट भी आपने ले लिया है, अब आपके मन में ये है जो मैंने ईएमआईज़ पे कर दी उसका क्या होगा? जो मैंने अपने जेब से पैसा डेवलपर को दिया उसका क्या होगा? और जो बैंक ने पैसा डिसबर्स किया उसका क्या होगा? सबसे पहले आप समझिए कि जब आप किसी भी हालत में पेमेंट करने की सिचुएशन में नहीं होते हैं, तो डेवलपर आपको नोटिसेस भेजता है। और नोटिसेस भेजने के बाद अगर वो 15 दिन का टाइमलाइन निकलता है, तो जो एसबीआई का एमसीएलआर रेट है प्लस 2% का इंटरेस्ट लगाता है जितना पैसा आपका डिले हो रहा है। जो डिमांड आपको किया गया वो जितना डिले आप कर रहे हैं, वो उसके हिसाब से यानी एमसीएलआर प्लस 2% के हिसाब से वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको चार्ज करता है। और आपको 1-2 नोटिसेस सिर्फ मेल पे ही नहीं बल्कि रिटन नोटिसेस भी देता है। अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं जाएगा आपकी तरफ से, तब वो सिचुएशन में आएगी बात जहाँ पर वो आपकी यूनिट को कैंसल कर सकता है। अब मान लीजिए आपने रिस्पॉन्स नहीं किया और वो यूनिट कैंसल होती है, तो जैसा मैंने आपको बताया ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट है, तो जितना पैसा प्रिंसिपल अमाउंट जो डिसबर्स हुआ है डेवलपर के अकाउंट में बैंक की तरफ से, वो पैसा डेवलपर बैंक को पहले रिफंड करेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो लोन क्लोज़ नहीं होता है तो दूसरे पार्टी को वो प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएगा। और मैंने एनओआई के वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है, नोटिस ऑफ इंटीमेशन भी उसका लाइव रहेगा जिससे दिखेगा कि इस प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी लोन है। तो पहली पार्टी जो लोन का पैसा लेने की हकदार होती है वो बैंक होती है। अब उनको दे दिया जाएगा। मान लीजिए उस पे कोई इंटरेस्ट है और वो इंटरेस्ट आपकी तरफ से पे नहीं किया गया है तो आपकी लायबिलिटी है। अगर वो आप नहीं पे कर रहे तो आपका सिविल खराब होगा। दूसरी चीज़ जिसकी आप ईएमआई पे कर चुके हैं, उस पे जो इंटरेस्ट लगा वो प्री ईएमआई के रूप में लगा है। वो प्री ईएमआई क्यों लगाया गया है? क्योंकि आपने बैंक से उतना डिसबर्समेंट लिया है। तो वो पैसा तो आपका लैप्स ही हो गया क्योंकि प्री ईएमआई आपको रिफंड नहीं मिलने वाली। वो उसीलिए आपको चार्ज किया गया क्योंकि आपने डिसबर्समेंट बैंक से लिया है। तो आपका लॉस क्या होने वाला है? 10% आपका कैंसलेशन का लॉस होने वाला है। प्लस बैंक को जब तक रिफंड नहीं मिलता है प्रिंसिपल अमाउंट डेवलपर की तरफ से, उस बीच में लगा हुआ इंटरेस्ट आपका चार्ज होगा। स्टैम्प ड्यूटी आप रिफंड कब लेंगे वो भी आपका एक तरीके से लॉस होता है। और प्रोपोर्शनेट अमाउंट यानी कि 80 लाख की प्रॉपर्टी आपने अभी 30 लाख रुपए ही दिया हुआ अपने पॉकेट से या बैंक से, तो उस 30 लाख पे लगा हुआ 5% का जीएसटी वो भी आपका एक तरीके से लॉस होता है। इसके साथ-साथ अगर वो किसी ब्रोकर के थ्रू, किसी चैनल पार्टनर के थ्रू बुकिंग हुई है, तो जितना अमाउंट उस ब्रोकर को गया है, वो भी अमाउंट जो है डेवलपर डिडक्ट कर सकता है। तो उसके बाद अगर कुछ बचता है पैसा तो आपको मिलेगा, अदरवाइज़ वो पैसा लैप्स होने वाला है और स्टैम्प ड्यूटी के लिए आपको खुद जाके कैंसलेशन करना होगा। इसमें वाइज़ डिसीजन क्या रहेगा कि आप डेवलपर से बात कर लीजिए, अपनी सिचुएशन को समझाइए, डेवलपर से कहिए किसी दूसरे बायर को, थर्ड पार्टी बायर को वो बेच दे। अगर आपकी तरफ से बायर मिलता है तो आप दे सकते हैं, बायर को सेलर को कह सकते हैं डेवलपर को। और अगर वो प्रॉपर्टी किसी और को बिक जाती है, तो हो सकता है कि मोरल ग्राउंड पे डेवलपर आपको 10% ना डिडक्ट करके पूरा पैसा वापस कर दे। केवल आपका जीएसटी का लॉस होगा और स्टैम्प ड्यूटी आप अलग से रिफंड ले सकते हैं। ये होगा कि आपको डेवलपर से बात करनी चाहिए। दूसरी बात ये हो सकती है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो ऐसा नहीं कि तुरंत कैंसल हो जाएगा। आप उसमें बात कर सकते हैं कि 3 महीने के बाद आप पेमेंट करेंगे, उसके बीच का थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट है वो आप पे करने के सिचुएशन में रहेंगे, उसको आपस में बात करके मध्यस्थता आपको बनानी पड़ेगी। अगर इस तरीके से करते हैं तो शायद आपकी प्रॉपर्टी बच जाए। टिल द पोजीशन अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप पैसा किसी तरीके से मैनेज कर पाएँ और पोजीशन आने के बाद आप उस प्रॉपर्टी को बेच के आपकी जो कॉस्ट है उसे रिकवर आप कर सकते हैं। ये एडवाइजेबल रहेगा या फिर डेवलपर से आप खुल के बात करिए। ऐसी सिचुएशन मत आने दीजिए कि वो कैंसलेशन प्रोसेस आगे बढ़ाए। बाकी आप लोगों के मन में कोई दुविधा है तो हमें कमेंट में लिख के बताइए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक दिया हुआ है, उसके जरिए आप अपनी समस्या हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। परीक्षित जी हैं, इन्होंने लिखा है, सर व्हाट इज द रोल ऑफ ग्राम पंचायत हियर? दे जस्ट कलेक्ट प्रॉपर्टी टैक्स एंड डोंट प्रोवाइड एनी सर्विसेज एक्सेप्ट सेंडिंग ट्रक टू पिक अप गार्बेज दैट इज ऑलरेडी प्रोसेस्ड बाई सोसाइटी हाउसकीपिंग स्टाफ। They never clean roads, maintain roads, provide basic water supply, no control on air pollution to residents. Then why they are taking property tax? Can we do something on this? देखिए परीक्षित जी, शायद आप नए होंगे पर ये सिचुएशन वर्स है कॉरपोरेशन लोकेशन में भी, चाहे वो पीएमसी के अंतर्गत हो या फिर पीसीएमसी के अंतर्गत। ग्राम पंचायत की तो बात ही क्या करना। अब आप कह रहे हैं कि वो गार्बेज केवल गाड़ी उनकी आती है, उसे कलेक्ट करती है, बाकी जो गार्बेज डोर टू डोर कलेक्शन है वो सोसाइटी खुद करती है, उसका पैसा हाउसकीपिंग स्टाफ को सोसाइटी ही पे करती है। तो अनफॉर्चुनेटली यही चीज़ें ग्राम पंचायत की तरफ से हो पा रही है क्योंकि ग्राम पंचायत के पास इतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है कि वो आपको वाटर सप्लाई कर पाए या फिर वो किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन इस तरीके से लगा के एयर पोल्यूशन पे ही कंट्रोल कर पाए। तो आपको वेट करना होगा कि आपका
लोकेशन कॉर्पोरेशन में आए और कॉर्पोरेशन में आने पे भी कोई मैजिक चीज़ें नहीं होने वाली हैं। जैसे नए 28 विलेजेस ऐड हुए थे, चाहे वाघोली हो, मांजरी बुद्रुक हो या फिर सुस गाँव हो, ये सारे लोकेशन में अभी भी बेसिक एमिनिटीज़ लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। और कॉर्पोरेशन का ये कहना है पहले जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट होंगे उससे उनका कॉर्पस बनेगा और जब फंड स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आएगा या फिर जो कलेक्शन हो जाएगा उस कॉर्पस से, फिर वो ज़मीन पे जाकर वो चीज़ों को अप्लाई करेंगे, डिप्लॉय करेंगे और तब जाके आपको बेसिक चीज़ें मिलना चालू होंगी। तो आप ये मान के चलिए कि आप लोग जो जितने भी आसपास की सोसाइटी हैं, आप लोग अपना एक एसोसिएशन बनाइए और कोशिश करिए कि उसके ज़रिए अगर कॉमन वे में गार्बेज का, रोड का और उसको आप किसी तरीके से पब्लिक फोरम पे जाके आप प्रेशर क्रिएट कर सकें, तो आप उसका प्रेशर क्रिएट करिए जिससे वहाँ पे रोड का काम स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वो करके पीडब्ल्यूडी वगैरह वो करके ख़त्म कर लें। अगर आप प्रिसाइज़ लोकेशन हमें बताते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म में आप डाल दीजिए। कोशिश रहेगी हमारी टीम जाके उसे ग्राउंड पे कवरेज करके उसे एस्केलेट करने की कोशिश करे जिससे कि आपको जो रोड की समस्या लग रही है, उसमें कुछ समाधान अगर हो सकता है, तो हमारी तरफ से ज़रूर कोशिश रहेगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारती ठक्कर जी हैं, इन्होंने लिखा है आई हैव रजिस्टर्ड एन एग्रीमेंट फॉर 25 गुंठा लैंड पार्सल, हाउएवर अपॉन ऑफिशियल मेजरमेंट मोजनी द एक्चुअल लैंड ऑन द ग्राउंड इज ओनली 10 गुंठा। व्हाट लीगल एंड प्रैक्टिकल स्टेप्स शुड आई टेक टू रिकवर माई मनी और द मिसिंग लैंड एरिया। देखिए भारती जी, ये काफ़ी सीरियस सिचुएशन है आपके केस में। आपको सिंपल क्या करना है, पहले तो जो मोजनी आप करा रहे हैं, इसे जो तालुका इंस्पेक्टर ऑफ तलाठी ऑफिस में जाके आपको उनके से आपको मोजनी करानी होगी, गवर्नमेंट मोजनी। यानी अगर वो मोजनी आप नहीं कराएँगे, तो वो चीज़ आप किसी भी कोर्ट में ले जाके एज़ ए साक्ष्य आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसका मोजनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कराइए, जो आपके तलाठी इंस्पेक्टर हैं, जो वहाँ के रिस्पेक्टिव ग्राम पंचायत है, वहाँ पे जाके आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ले लीजिए कि ये कितना मौजूदा समय पे वो लैंड पार्सल है। साथ ही साथ आप जो है 7/12 भी चेक करवा लीजिए और 8A 8A करके भी होता है कि उसमें कितना हकदार उस सेलर का है, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट आ गया, कितना लैंड पार्सल मौजूदा स्थिति में है। अगर उसमें इतना डिफरेंस है कि 15 गुंठा आपको नहीं मिला हुआ है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, जो भी लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ 420 का केस ही बनता है, आप वहाँ पे कंप्लेंट दर्ज कराइए। दूसरा क्या करिए, आप सिविल कोर्ट में जाइए और आप इस चीज़ को लॉयर के ज़रिए एक नोटिस भिजवाइए सेलर को और वहाँ पे अपना केस सिविल कोर्ट में तुरंत के तुरंत आप डाल दीजिए। अगर वो सेलर कोई डेवलपर है और उसको मार्केट करके बेचा था, तो आप कंज़्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं। लेकिन पहले ये एडवाइस रहेगा, आप गवर्नमेंट मोजनी करा के डॉक्यूमेंट ले लीजिए कि एग्ज़ैक्ट लैंड पार्सल कितना है। उसके बाद ही जो है आप लीगल एक्शन की तरफ बढ़िए और सेलर को नोटिस भेजना ना भूलिए। तो एक तो आपका पुलिस केस हो जाएगा, एक सिविल में कोर्ट केस करेंगे। अगर उसे मार्केट किया गया है, वो डेवलपर है, किसी तरीके से उन्होंने प्रमोशन किया और तब आप गए हैं, तो कंज़्यूमर फोरम में भी आप जा सकते हैं। कि इन सारे तरीके से आप प्रेशर क्रिएट करके या तो डिफरेंस अमाउंट का लैंड पार्सल आपको मिल जाए, अगर बगल के सर्वे नंबर पे या गट नंबर में उन्हीं का लैंड पार्सल है, तो वो दे सकते हैं या फिर जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है वो आपको रिफंड कर दें। ये सिचुएशन आप ये स्टेप फॉलो करिए, नोटिस देना ना भूलें, कोई भी वर्बल कम्युनिकेशन पे बिलीव मत करिए, लीगल नोटिस ज़रूर भेजिए, लेकिन सबसे पहले गवर्नमेंट मोजनी आप करा लीजिए। साथियों, आप लोगों के मन में कोई भी दुविधा रहे तो आप सौदागर के किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट कर सकते हैं। हमने तमाम वीडियो, हज़ारों वीडियो बनाए हुए हैं। हो सकते हैं आपके सवाल के जवाब किसी वीडियोज़ में कवर किए जा चुके हों। तो पीछे के वीडियोज़ भी आप देख सकते हैं। अगर उसमें आपको नहीं मिल रहा है तो हमें कमेंट में या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के ज़रिए हम तक अपना सवाल ज़रूर भेजें। हमें भी जानने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है और ग्राउंड पे जाके चीज़ों को इवैल्यूएट करने का भी मौका मिलता है। उम्मीद करते हैं साथियों, आप सभी को सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमें आपका प्रोत्साहन मिले और आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।